गोवा में बहू का आलीशान ससुराल। अरे बेटा, खाना भी खा लिया कर, जब देखो तब बस सिलाई में लगी रहती है। अरे मम्मा, परेशान क्यों होती हो? बस ये ब्लाउज तैयार कर दूं, फिर खाना खाती हूँ। सुरभि कपड़े सिलने में मशरूफ हो जाती है कि तभी मालती घर आती है। अरे कोई है घर पर? सुरभि बेटा कहाँ है? वाह भाई, ये सही है, सहेली मेरी और याद सुरभि बेटा को। एक काम करना, तू सुरभि से ही दोस्ती कर ले, तेरी मेरी कट्टी, जब देखो तब बस सुरभि सुरभि। पल्लवी, तेरी बेटी इतनी प्यारी है, पोलाइट और गुणी है कि तुझसे पहले उसकी याद आ जाती है। तो क्या करूं, और है तो तेरी ही परछाई। बस कर, अब मस्का मत मार। अरे मालती काकी, आओ बैठो ना, मैं पानी लाती हूँ। बगल वाले घर से ही तो आ रही हूँ, क्या पानी लाएगी? आप बैठो, मैं भी आई। सुरभि रसोई में जाकर प्लेट में बताशे और एक गिलास पानी लेकर आती है और मालती को पानी पीने के लिए देती है। ये ले बेटा, तेरे ब्लाउज के पैसे। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, इनकी सैलरी लेट आई थी ना, इसलिए। कोई बात नहीं काकी। बहन, तुम्हारी बेटी सच में बहुत ही ज्यादा गुणी है। मैं परसों मेरी सहेली की देवरानी की बेटी की शादी में गई थी और मेरी सहेली को जो जेठानी है ना, उन्हें तेरा सिला हुआ ब्लाउज बहुत पसंद आया। पूछ रही थी कौन से डिजाइनर ने सिला है। अच्छा, तो तूने क्या बताया? यही कि मेरी पड़ोस में एक प्यारी सी बच्ची है, उसी ने सिला है। और बेटा, तू इतने कम पैसों में इतना अच्छा ब्लाउज बनाती है, उसके लिए थैंक यू। मैंने उनको ये भी बताया कि उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। मेरी सहेली की जेठानी कल परसों में शायद तुझसे ब्लाउज सिलवाने आए। बहुत अमीर है वो। इतनी अमीर होकर मुझसे ब्लाउज क्यों सिलवाएंगी काकी? मन रखने के लिए कह दिया होगा उन्होंने। नहीं नहीं, उन्हें तेरा सच में ब्लाउज सिला हुआ पसंद आया है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरी कावेरी की शादी में भी तुझसे ही ब्लाउज सिलवाऊंगी और लहंगा भी। तू उपलब्ध रहना, ठीक है काकी? जिसके बाद मालती वहां से चली जाती है। वहीं कुछ दिनों बाद मालती की सहेली की जेठानी सावित्री सुरभि के घर आती है। ये पल्लवी जी का घर है? जी जी कहिए। मेरा नाम सावित्री है, मैं मालती की सहेली की जेठानी हूँ। मालती ने बताया होगा। हाँ हाँ, आइए ना आइए ना। अच्छा, मालती का क्या आपके बारे में ही बता रही थी। बैठिए आंटी, मैं पानी लाती हूँ। अरे नहीं बेटा नहीं, इतनी खातिरदारी की क्या जरूरत, मैं तो बस एक ब्लाउज सिलवाने आई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, आप ब्लाउज ना भी सिलवाओ, फिर भी घर आए मेहमान की खातिरदारी तो करूंगी ना। जिसके बाद सुरभि रसोई में जाकर नमकीन और पानी लेकर आती है। लीजिए पानी, फालतू में परेशान हुई तुम। वैसे बेटा, ये है ब्लाउज का कपड़ा और मुझे इसका बढ़िया सा डिजाइनर ब्लाउज चाहिए। अगर पैसे थोड़े 10-20 ज्यादा लगे तो चल जाएगा। अरे कोई ना, आप पहली बार तो मुझसे सिलवा रही है ना, मैं कम ही कर दूंगी आंटी, डोंट वरी। शुक्रिया बेटा, ये लो नाप और ये रहा कपड़ा, समय से दे देना जी। जिसके बाद सावित्री वहां से चली जाती है। वहीं सावित्री के मन में सुरभि की झलक बस जाती है। गोरा रंग, सभ्य कपड़े और मीठी जुबान सावित्री को बहुत ही ज्यादा आकर्षित कर जाती है। और सुरभि सच में उतनी प्यारी भी थी। खेती में काम बहुत ज्यादा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं हूँ ना पापा, फिक्र क्यों करते हो, मैं करवा दूंगी काम, आप टेंशन मत लिया करो, ठीक है? जिसके बाद सुरभि अपने पापा के साथ खेतों में काम करवाती है। सुरभि घर का भी काम करती थी, सिलाई भी करती थी और खेती भी। वो हर काम में माहिर थी और हर काम परफेक्ट करती थी, जिस कारण गांव मोहल्ले में हर जगह सभी सुरभि को पसंद करते थे, उसकी तारीफ करते थे। वहीं सुरभि के माता पिता सुरभि की शादी के लिए बहुत परेशान थे। समझ नहीं आता कि बेटी के लिए कैसा लड़का देखो। आजकल तो गरीब हो या अमीर, सबको दहेज चाहिए। लड़के के गुण की कोई वैल्यू ही नहीं है। अजी टेंशन मत लो, हमारी बेटी के नसीब में बहुत अच्छा लड़का लिखा है और कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। वहीं सावित्री के घर अब धीरे धीरे चिराग ने फैक्ट्री की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है। सोच रहा हूँ क्यों ना उसकी शादी करवा दी जाए। काफी लड़कियों के फोटो आए हैं, बस देखकर पसंद करना है। वैसे लड़की से याद आया, कुछ दिन पहले मैं पड़ोस के गांव में गई थी ब्लाउज सिलवाने। वो लड़की बहुत प्यारी है। एक पल को तो मुझे लगा क्यों ना ये मेरी बेटी होती तो मेरे घर में ही होती। तो क्या मैं एक कपड़े सिलने वाली मामूली लड़की से अपने बेटे की शादी कर दूं? खेती करती है, कपड़े सिलती है, अपने मम्मी पापा को संभालती है, घर भी चला रही है, बाहर भी देख रही है, और वो आजकल की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हें तो पता है ना, आजकल की लड़कियां गरीब घर से आती है और अमीर परिवार में आकर सब कुछ हड़पने की सोचती है, और हम तो इस चीज से गुजर चुके हैं। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये लड़की ऐसी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा समझदार और सरल स्वभाव की है। तुमने देखा है तो कुछ तो सोचा समझा होगा। हम देख लेते हैं और बाकी लड़कियां भी देख लेते हैं, लेकिन हम सुरभि को अपनी असलियत नहीं बताएंगे।
हम यही कहेंगे कि हम गरीब हैं और हम फैक्ट्री में काम करते हैं। हाँ जी ठीक है, हम ऐसा ही कर लेंगे। जिसके बाद भावेश जी अपने बेटे चिराग के लिए पहले जो लड़कियों की फोटो आई है उन्हें देखते हैं, लेकिन उनमें से कोई उन्हें पसंद नहीं आती। जिसके बाद वो परिवार के साथ सुरभि को देखने के लिए उसके घर जाते हैं, जहां सुरभि भावेश के परिवार की अच्छे से खातिरदारी करती है। सुरभि बेटा, तुम्हें हमारे घर में एडजस्ट होने में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? जी, मैं तो गरीबी में ही पली बड़ी हूँ और बेटियों को तो शादी के बाद एडजस्ट करना ही होता है ना अंकल जी। मुझे कोई परेशानी नहीं है। चिराग और पल्लवी आपस में बात करनी हो तो कर सकते हो, और तुम दोनों को शादी करनी हो तो एक दूसरे को समझना भी तो जरूरी है। हाँ बहन जी, आप सही कह रही हो। जिसके बाद चिराग और सुरभि आपस में बात करने के लिए छत पर जाते हैं। वैसे आपको मुझसे शादी करने में कोई परेशानी तो नहीं है ना? आप राजी हो ना? हाँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ कि आपको तो मुझसे अच्छी लड़की मिलेगी, मैं ही क्यों? आप अच्छे घर के हो, अच्छे कमाते हो, अमीर हो, खुद की कार है, और मैं, मेरे घर वालों के पास तो कुछ नहीं है, बस यही घर है जो है। रिश्तों में पैसे मैटर नहीं करते मैडम। और रही बात कमाने की और मेरे अमीर होने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई अमीर खानदान का नहीं हूँ, हम गरीब हैं। मैं तो मामूली जॉब करता हूँ। हम दिखावा ज्यादा करते हैं ना, इसलिए लगता है कि अमीर हैं। वो कार भी मेरे दोस्त ने मैंने आज के लिए मांग कर लाई है, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े। ओह तो ऐसा है, कोई बात नहीं, सबकी अपनी पसंद होती है। ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है इस रिश्ते के लिए। सुरभि और चिराग दोनों शादी के लिए हाँ कह देते हैं। जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद दोनों परिवार वाले पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर चिराग और सुरभि की शादी करवा देते हैं, और सुरभि चिराग की पत्नी बनकर उसके गांव वाले घर में आती है। मैं तो बहू को अपने मेन घर में ले जाना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल बहू का यहाँ रहना ही ठीक है। बाद में वहाँ अच्छे से गृह प्रवेश करवा दूंगी इसका। मम्मी क्या सोच रही हो? भाभी का गृह प्रवेश तो करवाओ। लगता है सावित्री बहन ख्यालों में खो गई। कैसे बहू से खातिरदारी करवाऊंगी। बहन, अभी बहू आई नहीं, इतनी जल्दी इतने सपने देखना अच्छी बात नहीं। हाँ हाँ, छेड़ लो मेरी सहेली को। तुम लोगों को भी बहू आएगी तब हम बताएंगे, क्यों सावित्री? हाँ सुषमा, बिल्कुल सही कहा तूने। जिसके बाद सावित्री जी अपनी बहू की आरती उतारती हैं और उसका गृह प्रवेश करती है। बहू, यही है हमारा छोटा सा घर, जो है घर के बाहर जहाँ से एंट्री ली वो फैक्ट्री है। हम वहीं काम करते हैं, और ये सर्वेंट क्वार्टर मालिक ने रहने के लिए दिया है। अच्छा माँ जी। बहू घर देखती है जहाँ 3 BHK का घर होता है। छोटा सा किचन, एक कोने में फ्रिज रखी होती है, और बेडरूम्स में एक अलमारी और बेड। बाकी हॉल में छोटा सा सोफा और टीवी रखी थी, और वो घर किसी सर्वेंट क्वार्टर से ज्यादा ही दिख रहा था। शादी के बाद सारे मेहमान भी धीरे धीरे अपने घर चले जाते हैं। भाभी कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा, मेरा कमरा आपके बगल में ही है। आराम करिए, आप थक गई होगी। जी ननद जी। जिसके बाद सुरभि सो जाती है। वहीं अगली सुबह सुरभि जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो जाती है और मंदिर में अगरबत्ती जलाकर पूजा करती है। अरे वाह बहू, बड़े समय से उठ गई और पूजा भी कर लिया। जी माँ जी। बढ़िया क्या बहू, और सुन, आज तेरी पहली रसोई है तो बढ़िया सा खाना बनाना। जी माँ जी। भाभी आज पहली रसोई है ना? भाभी खाने में मटर पुलाव, कढ़ाई पनीर, दाल मखनी, नान, लच्छा पराठा, मशरूम ग्रेवी और मिक्स वेज बनाओ, और साथ में शादी की खीर। इसमें तो ढेर सारे महंगे सामान लगेंगे ना नच्ची, घर में तो इतना सब कुछ है ही नहीं। अरे भाभी बस इतनी सी बात, अभी ऑर्डर कर देती हूँ सारा सामान, बस 10 मिनट में आ जाएगा। अरे हम तो गरीब है ना, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? भाभी की बात सुनकर तारा दांतों तले उंगली दबा लेती है, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। ये लड़की ने क्या कर दिया? अरे बहू, ये लड़की कुछ भी कहती है। कुछ अमीर दोस्त क्या मिल गए खिलाने वाले, इसकी जुबान लंबी हो गई है। अरे मम्मा, अब मन कर रहा है ऐसा खाने का, इसलिए कह दिया। भाभी आलू की पूरी बना तो चलेगा? आलू की पूरी? वाओ, दही और हरी चटनी के साथ। हाँ, पहली रसोई में तुम यही बना दो सुरभि, बेस्ट कॉम्बिनेशन है। और मैं आधा लीटर दूध ले आता हूँ, खीर बना देना। ड्राई फ्रूट नहीं है तो इलायची डाल देना, बस। ठीक है, जैसा आप लोग का हो। जिसके बाद सुरभि रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और अपनी पहली रसोई में बढ़िया सी चटपटी आलू की पूरी और सेवई बनाती है और सभी को खाना परोसती है। वाओ, क्या खुशबू आ रही है खाने की। बहुत ही लजीज खाना लग रहा है ये तो। सुरभि, ये खाना तो अब आप लोग खाइए और खाकर बताइए कैसा बना है। सभी बहू की बनाई आलू की पूरी चटनी और दही के साथ मजे से खाते हैं और फिर सेवई भी खाते हैं। सभी को बहू का बनाया हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद आता है और घर वाले बहू की खूब तारीफ करते हैं। आई लव आलू पूरी, और जब से सुरभि के हाथ के आलू और पूरी खाई है तब तो फैन ही हो गए हैं।
बहू, खाना बहुत टेस्टी बना था, ये लो तुम्हारी पहली रसोई का नेक। ससुर जी जेब से एक 500 रुपए का नोट निकाल कर दे देते हैं। बहू ये ले, ये साड़ी मेरी तरफ से। हम तो नौकर है यहाँ के और हैसियत के हिसाब से तुझे इतना ही दे सकते हैं। तुझे कोई तो परेशानी नहीं है ना बहू? माँ जी, मुझे क्या परेशानी होगी, मैं बहुत खुश हूँ। और ये नेक तो एक आशीर्वाद है। नेक में थोड़ा सा ज्यादा नहीं होता, बस बड़ों का प्यार और आशीर्वाद होता है। सभी को बहू की बात बहुत अच्छी लगती है और सभी बहू के खाने की और उसके स्वभाव की खूब तारीफ करते हैं। अब बहू धीरे धीरे अपने ससुराल में सेटल होने लगती है। बहू के घर के सारे काम करती है और घर के हर मेंबर को खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन सुरभि जब घर वालों के कपड़े धो रही थी। अरे ये पोलो की पैंट और ज़ारा की शर्ट और वो वेस्ट साइड की ड्रेस कहाँ से आई मोहित जी के पास? और ये इतने महंगे महंगे कपड़े सबके, कहीं ये सच में तो अमीर नहीं या सच में ये लोग अमीर होने का दिखावा कर रहे हैं? सुरभि घर वालों के ब्रांडेड कपड़े देखकर अब शॉक थी और सोच में डूब जाती है। सारे ब्रांडेड कपड़े महंगे ब्रांड के हैं, कम से कम एक कपड़ा 2 से 4 हजार का होगा। इतने पैसे कहाँ से आए इनके पास? हे भगवान, कोई घोटाला तो नहीं है? सुरभि ये सब सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके ससुराल वालों ने बहू से झूठ क्यों कहा। तभी चिराग वहां आकर देख लेता है कि सुरभि कपड़ों के लेबल चेक कर रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, मैं परेशान हूँ। मुझे बताओ कि आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? झूठ बोलकर क्या मिल गया आप लोगों को? आप लोग अमीर हो ना? अरे बड़ी पागल हो तुम भी, फेक ब्रांड के टैग देखकर अपने पति पर शक कर रही हो और कुछ नहीं, डायरेक्ट मेरे मिलेनियर होने का। अगर बीवी साहिबा मैं मिलेनियर होता तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी देता। ये कपड़े हमने ब्रांड के सेल में लिए थे। सेल में अप टू 90% तक की सेल में कपड़े मिलते हैं और इसलिए हमें ये सब मिल गए थे। हाँ, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। कोई ना जी, बट जो भी है ठीक है। फिर सुरभि अपने काम में लग जाती है। सुरभि घर में सभी के लिए खाना बनाती थी और घर की सफाई करती और हर काम बखूबी करती। वहीं ससुर जी की जेब में कभी पैसे ज्यादा होते तो बहू उसे संभाल कर रखती और कभी किसी चीज का घोटाला नहीं करती, जिस कारण अब ससुराल वालों को धीरे धीरे बहू पर भरोसा होने लगा था। लेकिन सुरभि को कभी कभी ससुराल वालों की हरकतें बड़ी अजीब लगती थी। पापा जी की जेब में हमेशा लाखों रुपए रहते हैं और कहते हैं कि मालिक का है। इनके मालिक कभी यहाँ आते ही नहीं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं कुछ भी तो नहीं कर सकती। अरे सुरभि क्या बड़बड़ा रही हो अकेले में? चाय दो जल्दी से और साथ में तवे पर तेल लगाकर ब्रेड सेक देना। पति की बात सुनकर सुरभि नॉर्मल होती है। अरे ये तवे पर तेल लगाकर ब्रेड सिकवा रहे हैं, चाय मांग रहे हैं। नहीं नहीं, अगर ये लोग अमीर होते या कुछ गड़बड़ होती तो इतने डाउन टू अर्थ कभी नहीं होते। सुरभि खुशी मन में रसोई में काम कर रही थी कि तभी मुनीम जी वहां आते हैं। अरे मालिक, ओ मालिक, अरे कुछ क्लाइंट आपसे मिलने आए हैं। जो आज की मीटिंग थी ना, उसी के सिलसिले में, और जल्दी आइएगा, बस एक साइन ही करनी है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो उनको कहो वेट करें, मैं साइन करने के लिए आता हूँ। जी। जिसके बाद मुनीम वहां से चला जाता है। ये आपको मालिक क्यों बोल रहे थे? अरे वो मुनीम के बोलने का लहजा ही वही है, वो हर किसी को मालिक बोलते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। आज का नाश्ता तो इतना सिंपल है लेकिन काफी यमी लग रहा है। चलो अब मैं खाकर जाता हूँ, क्लाइंट अटेंड करने काफी समय लग जाएगा आज। जिसके बाद चिराग नाश्ता करके चुपचाप वहां से चला जाता है। वहीं एक दिन तारा कॉल पर बात कर रही थी। हाँ हाँ यार, मिलते हैं कभी। क्या मेरे घर आना है? लेकिन मैं तो घर पर रहती ही नहीं हूँ, क्या करेगी तू घर आकर? अरे यार, कहीं 5 स्टार होटल में चलेंगे। ये नैनीची 5 स्टार होटल में जाने की बात कर रही है। हम इतने अमीर हो गए या ये कुछ ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा? तारा देख लेती है कि सुरभि ने तारा की बात सुन ली है। अरे भाभी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि आप 5 स्टार होटल में जाने की बात कर रही थी, कुछ खाने, और वो तो काफी महंगा होता है। भाभी, आपको तो पता है ना मेरी सहेलियाँ कितनी अमीर है। मैं उन्हें घर पर नहीं बुला सकती और खर्चा भी नहीं करना चाहती, क्योंकि खर्च करने के लिए कुछ होना चाहिए। अब मैं इसलिए उन्हें अपनी बातों में घुमा रही हूँ और बाद में नहीं मिलूंगी। आपको डायरेक्ट ही मना कर देना था। ठीक है, आप कोई ना। जिसके बाद तारा अपने काम में लग जाती है और सुरभि भी घर के काम निपटाने लगती है। वहीं सावित्री जी हर रोज दोपहर में घर में यहाँ वहाँ झांक कर चुपके से घर के बाहर जाती थी और शाम में कुछ बढ़िया सा खाने का सामान या घर की सजावटी वस्तुएं या पैसे कुछ न कुछ लेकर आती थी। माँ जी, आप रोज रोज कहीं जाती हो और रोज कभी महंगे फल सब्जी, तो कभी महंगे नाश्ते, तो कभी महंगे कपड़े ले आती हो। ये सब कहाँ से आता है? अब बहू, ये कैसा सवाल है? और तू अपनी सास से कैसे सवाल कर रही है?
हमारे मालिक रोज गरीबों में नाश्ता और खाना बांटने के लिए कहते हैं, और उसमें से जो बचता है मैं वो घर ले आती हूँ ताकि तुम लोगों को भी खाने के लिए कुछ मिल जाए, वरना मुझे क्या करना है। सास की सख्ती से बहू चुप हो जाती है। माफ करना माँ जी, मुझे नहीं पता था इसलिए मैंने पूछ लिया। कोई बात नहीं बहू। आजकल भाभी आप हर बात पर शक की नजरों से नहीं देखती। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके मन में कुछ चलता रहता है। नहीं तारा, ऐसा नहीं है, मैं सच में नोटिस कर रही हूँ। आप कभी भैया को टोकती हो तो कभी मुझे, तो कभी मम्मी को। अरे मैंने भी यही चीज नोटिस की है सुरभि। यार मैंने तो पहले तुम्हें बताया ही था ना कि हमें शो ऑफ करने का शौक है, और फिर भी तुम शक करती हो। ठीक है जी, सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूंगी। जिसके बाद सुरभि एकदम शांत हो जाती है और घर में अपने काम करती रहती है। लेकिन सुरभि का मन ऐसा था कि उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि घर वाले उसे कुछ छुपा रहे हैं। ऑफिस में ससुर और पति की ठाठ देखकर ऐसा लगता था कि वो नौकर नहीं मालिक है। समझ नहीं आता, पति के सूट बूट देखो या कमाई देखो, ससुर को देखो तो लगता है सेठ यही है। सास तो डेली इतना खाने का सामान लाती है और कपड़े भी एक से एक। या तो इनके मालिक ने इन्हें मालिक बना कर रखा है, या तो सच में मेरे सास ससुर वाले कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। इतना कहकर सुरभि अब मन ही मन ठान लेती है कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेगी। ऐसे ही एक दिन जब दोपहर के समय सास फिर से छुप छुपा कर घर से निकल रही होती है तो आज भी चैरिटी करने जा रही हो क्या माँ जी? नहीं नहीं बहू, चैरिटी करने नहीं जा रही हूँ। आज झोपड़ी के घर जा रही हूँ, वहाँ थोड़ा सा काम है इसलिए। अच्छा, मेरा भी मन था वहाँ जाने का। अरे बहू, तू कहाँ जाएगी झोपड़ी देखने के लिए? तू यहीं रह, यहीं ठीक है। फालतू में क्या परेशान होने के लिए जाएगी? जिसके बाद सावित्री वहां से निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब रोज सास बाहर आती तो सास को देखकर अब सुरभि को जिज्ञासा होने लगती है। आज तो माँ जी का पीछे करके रहूंगी, मैं भी तो देखूं ये इस घर में क्या चल रहा है। जिसके बाद सुरभि सास का पीछा करती है और वो देखती है कि सास पहाड़ चढ़कर एक झोपड़ी तक पहुंचती है, लेकिन वो झोपड़ी में न जाकर उसके आगे निकल जाती है जहाँ एक छुपी हुई गुफा होती है और उस सास उसमें घुस जाती है। राकेश, गुफा की क्लीनिंग हो गई अच्छे से? यस मैम, सारी चीजें ऑर्गेनाइज है मैम, और आज जो सर ने ऑफिस एरिया में मीटिंग रखी है वो भी ऑन टाइम शेड्यूल है। ठीक है, और सुनो, जब तक हम यहाँ नहीं हैं, घर की एक एक चीज का ख्याल रखना। घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, तो तुम लोगों के हर मूवमेंट में मेरी नजर रहती है। और ये क्या, आज डाइनिंग एरिया इतना खाली क्यों है? आज गेस्ट आ रहे हैं। मीटिंग वाले टेबल पर सारे चांदी के प्लेट, कटोरी और चम्मच लगाओ, सब कुछ रॉयल लगना चाहिए। यस मैम, जैसा आप कहें। फिर सारे नौकर काम पर लग जाते हैं और सावित्री घर में सारे नौकरों को कोई ना कोई काम बताती ही रहती थी। वहीं सुरभि एक जगह छुपकर अब सब कुछ देख रही थी और अचानक से सावित्री की नजर सुरभि पर पड़ जाती है। बहू, तू यहाँ कैसे? माफ करना माँ जी, मैंने आपका पीछा किया, लेकिन क्या है ना कि आप तो जो कह रही थी हम लोग गरीब हैं और ये गुफा, ये नौकर भी क्या ये मालिक के हैं? नहीं बहू, अब जब तूने ये सब देख ही लिया है तो कुछ छुपाने का कोई फायदा नहीं। मैं सब बताती हूँ, ये सब कुछ हमारा ही है और हम कोई गरीब नहीं हैं, हम काफी अमीर लोग हैं। हमारी कई फैक्ट्रियां हैं और अरबों में कमाते हैं। बेटा, इतना पैसा होने के बाद भी हमारे घर में एक अच्छी बहू की कमी थी। मतलब हम हमेशा डरते थे कि बेटी की शादी ऐसी लड़की से ना हो जाए जो पैसों पर मरती हो। गलत लड़की से हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि आजकल लोग पैसों पर मरते हैं और पैसा दिख जाए तो इंसान की इज्जत करना भूल जाते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि ये सब उनका ही है, इसलिए हम डरते थे। लेकिन माँ जी, ये सोच तो गलत है ना, आप ऐसा कैसे सोच सकती हो? सुरभि आगे कुछ कहती उससे पहले भावेश, चिराग और तारा भी आ जाते हैं। बेटा, तेरी सास गलत नहीं कह रही है। हमने जीवन में ये चीजें फेस की हैं, इसलिए आज हम अपनी एक औलाद से जुदा हैं। मतलब पापा जी, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब कि मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा अब अब्रॉड शिफ्ट हो गया है और यहाँ चिराग ही सब कुछ देख रेख करता है। अजीब, बेटे की शादी करनी है, एक बढ़िया सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। घर में बहू आ जाएगी तो कम से कम थोड़ा सुकून रहेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। और हमारा रजत अब शादी के लायक हो भी गया है। पापा, मम्मी, आप लोग शादी की बात कर रहे हो? हाँ बेटा, अगर तुझे कोई पसंद है तो तू बता सकता है। हाँ, मोहिनी नाम की एक लड़की है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की है। हमें कोई परेशानी नहीं है बेटा, और वैसे भी लड़की समझदार और सुलझी होनी चाहिए, बाकी सब तो ठीक है। जिसके बाद भावेश जी और सावित्री जी बड़े बेटे के लिए लड़की देखने जाते हैं और बेटे की शादी फिक्स कर देते हैं। मेरे बड़े बेटे की शादी है तो मैं तो बड़ी बहू को जेवर से ला दूंगी, घर की पहली शादी जो है। माँ, आप कभी टिपिकल सास की तरह बिहेव मत करना। भाभी को जो मन करे वो करने देना, जो पहनना है वो पहनने देना। हाँ बेटा, मैं समझती हूँ आजकल के बच्चों की फीलिंग, तो टेंशन ना ले, मैं माँ हूँ। मैं ज्यादा अच्छे से ख्याल रखूंगी तेरी भाभी का, लेकिन पहले उसे आने तो दे। हम जा रहे हैं ना भाभी को लेने,
कल लेकर आएंगे। जिसके बाद तारा और बाकी लोग बारात के साथ जाते हैं और रजत और मोहिनी की शादी हो जाती है। जिसके बाद मोहिनी विदा होकर रजत के घर आती है। जिस दिन से मोहिनी घर में आई थी कुछ दिन तो सब कुछ बहुत अच्छा रहा, लेकिन मोहिनी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मोहिनी पूरे घर पर अपना कब्जा चलाने लगती है। माँ, बड़ी भाभी आजकल पाई पाई का हिसाब लेती है, सब कुछ क्या उनका हो गया? नहीं बेटा, लेकिन बहू है वो इस घर की, पूछ लिया तो क्या हुआ? कोई टोन होता है बात करने का, देखो तो कितनी हार्श हो गई हैं। माँ, मैं कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन सच में भाभी के अंदर अब घमंड आ गया है। अच्छा, तो ये मेरी बुराई हो रही है रजत? ओ रजत, कहाँ हो? देख लो, मैं ना कहती थी तुम्हारी माँ मुझे भिखारी बनाकर रखना चाहती है इस घर में, मुझसे काम करवाती है, लेकिन ये सोचती है कि बहू नौकरानी रहे, सब मेरी चुगली कर रहे हैं। मोहिनी के जोर जोर से चिल्लाने से रजत नीचे आता है और फिर मोहिनी रजत के सामने ड्रामे शुरू कर देती है। मैंने पहले ही कहा था, मोहिनी को कुछ होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग मेरी मोहिनी को रुला रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं तो कहती हूँ हमें हिस्से की प्रॉपर्टी लेकर हम अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं, और हमारा यही सपना था ना बेबी। अगर आज ये कदम नहीं उठाया तो कल को ये लोग कंगाल कर देंगे हमें। हाँ मोहिनी, तुम सही कह रही हो। रजत बेबी के भड़कावे में आकर घर वालों से आधी प्रॉपर्टी और बिजनेस लेकर अलग हो जाता है और अब्रॉड शिफ्ट हो जाता है। और बस इसलिए बहू मुझे किसी पर भरोसा नहीं, और इसलिए हमने तुझसे अमीर होने की बात छुपाई, लेकिन हमें तेरा दिल नहीं दुखाना था। माँ जी, आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, बेटी की जुदाई और इतना टॉक्सिक माहौल, लेकिन माँ जी मैं कभी आपका घर नहीं तोड़ूंगी, मैं हमेशा सबको साथ लेकर चलूंगी, मैं कभी आप लोगों की आंखों से आंसू नहीं आने दूंगी। भाग्यवान, अब मुझे यकीन हो गया, तुमने बहुत परफेक्ट लड़की चुनी है हमारे बेटे के लिए। मैं तो हमेशा ही कहती थी सुरभि अलग है, और देख लिया आपने भी आज। हाँ माँ, सुरभि सच में अलग है। सभी बहू की खूब तारीफ करते हैं। माँ चलो, अब भाभी को उनका घर तो दिखा देते हैं। देखो कितने दिन से भाभी को हम एक छोटे से घर में रख रहे थे। भाभी चलो, मैं आपको आपका गुफा वाला आलीशान घर दिखाती हूँ। यहाँ बहुत सारे कमरे हैं और ये काफी लग्जूरियस हाउस है। जिसके बाद तारा अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे घर दिखाने लगती है। गुफा के अंदर तकरीबन 25 से ज्यादा बड़े बड़े कमरे थे। सब कमरों में एसी लगी हुई थी, महंगी लाइट और झूमर लगे थे, बड़ा सा हॉल और बीच में सोफा और एक बड़ी स्क्रीन की टीवी थी। वहीं किचन भी पूरा मॉड्यूलर था। घर में सारे बर्तन सोने चांदी के थे। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ससुराल इतना अमीर होगा। भाभी, अभी आपका कमरा भी तो बाकी है, चलो अब आपके कमरे में चलते हैं। जिसके बाद तारा सुरभि को उसका कमरा दिखाती है। सुरभि का कमरा अंदर से बहुत बड़ा था। वहां सब कुछ सोने चांदी से डिजाइन था और वहां एक बड़ी सी अलमारी थी जहां सुरभि के लिए ढेर सारे कपड़े थे और ड्रेसिंग टेबल पर ढेर सारा मेकअप और गहने भी। अब सब कुछ देखकर सुरभि हैरान रह जाती है। ये सब कुछ यहाँ मेरे ना होने के बाद भी? खन्ना खानदान की बहू है बेटा तू, तेरे लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? सब तेरा है, बस तू सब साथ लेकर चल। माँ जी आप फिक्र मत करो, हमेशा मैं सबको एक करके चलूंगी, और मुझे तो बस आप लोगों का प्यार चाहिए, धन दौलत क्या ही है। जिसके बाद सुरभि बड़ी खुशी से ससुराल वालों के साथ रहने लगती है। वहीं अपने गुफा वाले आलीशान ससुराल का राज राज ही रहने देती है और अपने ससुराल की देखभाल करके खुशी से रहने लगती है और कभी ससुराल वालों को दुखी नहीं होने देती। जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।